अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी राणा को जांच एजेंसी की रिमांड में भेजने का फैसला लिया। बता दें कि 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा कल अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम को विमान पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही राणा का मेडिकल हुआ। इसके बाद एनआईए की टीम उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर आ गई, जहां उसे एनआईए के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। एनआईए के वकील दया कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। एनआईए ने अदालत से तहव्वुर राणा की 20 दिन की रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं रात करीब 2:10 पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए राणा की 18 दिन की रिमांड एनआईए को दे दी। अमेरिका ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में संलिप्तता के लिए दोषी ठहराए गए तहव्वुर हुसैन राणा को गुरुवार को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया। अब अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी न्याय विभाग के बयान के अनुसार राणा का प्रत्यर्पण मुंबई हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बयान में कहा गया है कि 9 अप्रैल को अमेरिकी मार्शल सर्विस ने विदेश मंत्री के आत्मसमर्पण वारंट को लागू करते हुए राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया, जिसके बाद उसे भारत लाया गया। इसके साथ ही राणा के प्रत्यर्पण की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। राणा की तस्वीरों को जो जारी किया है यूएस मार्शल में, उसमें दिखाई देता है कि किस तरह से जंजीरों से बांधा हुआ है तहव्वुर राणा को। एक लंबी कवायद भारतीय एजेंसियों की रही है पिछले कई सालों से, जिसमें अब जाकर तहव्वुर राणा को यूएस ने भारत को प्रत्यर्पित किया है। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक तहव्वुर राणा को गुरुवार को अमेरिका से भारत लाया गया। तहव्वुर को एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है और इस बीच अमेरिका ने तहव्वुर को प्रत्यर्पित करने को लेकर अपना एक बयान भी जारी किया है। साथ ही अमेरिका ने तहव्वुर राणा और अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के बीच बातचीत का कुछ हिस्सा भी सार्वजनिक किया है। इसमें तहव्वुर राणा कह रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के जिन आतंकियों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया है, उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-हैदर से सम्मानित किया जाए। अमेरिका की ओर से जारी इस बातचीत में मुंबई आतंकी हमला खत्म होने के बाद तहव्वुर राणा हेडली से यह भी कहता है कि भारतीय इस तरह के खूनी हमले के लिए हकदार हैं। अमेरिका ने इससे पहले तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का है और कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति है। मुंबई आतंकी हमले में आतंकियों से लड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले आईपीएस सदानंद वसंत दाते के बारे में आइए जानते हैं। सदानंद वसंत दाते एनआईए के मौजूदा डीजी हैं, जो महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्होंने सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं सीबीआई में डीआईजी के पद पर भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र एटीएस के भी पूर्व प्रमुख हैं। महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं सदानंद वसंत दाते। मौजूदा डीजी हैं एनआईए के। सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सीबीआई में भी डीआईजी पद पर रह चुके हैं। सदानंद वसंत दाते इस समय एनआईए के डीजी हैं और ये ऐसा वक्त है जब तहव्वुर राणा को भारत लेकर आया गया है। मुंबई आतंकी हमले में सदानंद वसंत दाते घायल भी हुए थे। 2008 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये उस दर्द को जानते हैं, उस समय के उस आतंक के गवाह हैं। उसमें ये घायल हुए थे। मुंबई हमले में आतंकियों से निपटने के लिए सम्मानित किए गए हैं सदानंद वसंत दाते। तो ऐसे में एनआईए डीजी सदानंद वसंत दाते खुद उस समय, जिस समय मुंबई हमला हुआ 26/11 को, हमलावरों को रोकने में घायल भी हुए थे। साथ ही साथ कसाब की गिरफ्तारी से लेकर अभी तक के इस पूरे मामले से जुड़े रहे हैं। राणा का प्रत्यर्पण आसान नहीं था। ये मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की ही जीत है।
इस आतंकी को अमेरिका से भारत लाने में कई लोगों की बड़ी भूमिका रही है। आइए अब दया कृष्णन के बारे में भी आपको बताते हैं। जिस तरह से एनआईए डीजी सदानंद दाते हैं, वैसे ही दया कृष्णन देश के अग्रणी वकीलों में शुमार हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो इस पूरे मामले से किसी न किसी तरह जुड़े रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राणा के खिलाफ एनआईए के वकील हैं और एक लंबी कवायद तमाम दलीलों के साथ आज ये संभव हो पाया है कि तहव्वुर राणा भारत में मौजूद है। विशेष अभियोजक नरेंद्र मान के साथ केस लड़ेंगे। ये प्रत्यर्पण कानून विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं दयानंद कृष्णन, और दयानंद कृष्णन की ही ये मेहनत है, एक लंबी प्रक्रिया रही है जिसमें राणा के प्रत्यर्पण को आज संभव किया जा सका है। भारतीय पक्ष का भी नेतृत्व किया राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दयानंद कृष्णन ने। नरेंद्र मोदी के बारे में आइए बात करते हैं। सीबीआई के पूर्व वकील रह चुके हैं नरेंद्र मान ने प्रमुख आपराधिक मामलों, अपीलों, रिट याचिकाओं और भ्रष्टाचार के मुकदमों को भी संभाला है। नरेंद्र मान द्वारा संभाले गए प्रमुख मामलों में से 2018 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी पेपर लीक मामला है। इसी के साथ आपराधिक मामलों के बड़े वकील हैं नरेंद्र मान। नरेंद्र मान भी इस पूरे मामले से एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं। 2018 के एसएससी पेपर लीक मामले में भी पैरवी की थी। साथ ही मेडिकल काउंसिल घोटाले के केस को भी नरेंद्र मान ने संभाला है। एआईसीटीई घोटाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस लड़े हैं नरेंद्र मान जी ने। और तहव्वुर राणा की पूछताछ को लेकर आज एनआईए की विशेष टीम इस समय पूछताछ कर रही है। विशाल बेरिस्टो इस पूरी खबर पर हमारे साथ है। विशाल, अगर दो पहलुओं की बात करें, एक तरफ इस समय तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी है, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ बातचीत बाहर आई है अभी तक? देखिए ऋतु, जब हम एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए अपने इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत सीक्रेटिव है और एनआईए रिलीज़ जारी करता है, तभी आपको पता चल सकता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। आज डे 1 है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे सदानंद वसंत दाते से, जो एनआईए के डीजीपी हैं और वो उन 238 लोगों में शामिल हैं जो घायल हुए मुंबई हमलों में। 166 लोगों की जान गई, 238 घायल हुए। तब वो उन मुंबई के पुलिस अधिकारियों में से थे जिन्होंने हमले को रोकने के लिए अपने प्राणों की फिक्र ना की और वो घायल भी हुए। तो ये जब मुंबई एटीएस के उन्होंने लीड भी किया है, तो उनके नेतृत्व में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ना सिर्फ एनआईए को 18 दिन की रिमांड मिली है, लेकिन उसके बाद और भी एजेंसीज हैं जो इंतज़ार में हैं कि कब उनको रिमांड मिलेगी। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोदी सरकार का, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। होम अफेयर्स के तो हम बात कर ही रहे हैं। जब हम होम अफेयर्स की बात करते हैं तो हमारी जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो एफबीआई और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ लगातार इस मामले में काम कर रही थी और ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। हालांकि भारत ने अमेरिका के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है, बावजूद इसके राणा ने पूरे तरीके आजमाए कि किसी तरह उनको स्टे मिल जाए यूएस के अंदर, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत के हत्थे वो चढ़ गए तो फिर उनको निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिक्र इस बात की नहीं है कि उनको सजाए मौत मिल सकती है या क्या होगा। फिक्र इस बात की है कि उनके जो आका सीमा पार बैठे हुए हैं, उनके नाम बेनकाब होंगे, पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आएगा। और इसके अलावा जो स्लीपर सेल्स हैं, हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो थी ही, उसमें भारत में भी बहुत से ऐसे स्लीपर सेल्स थे जो इसमें शामिल थे और उनका पता लगाया जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लोकल हेल्प के इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना ये मुनासिब नहीं था। तो एनआईए को जो 18 दिन का रिमांड मिला है, उसके बाद जो बाकी एजेंसीज़ हैं जो इन लाइन है पूछताछ करने के लिए, उसमें आईबी है, इंटरनेशनल ब्यूरो, और हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उसके अलावा रॉ, दोनों इसमें शामिल हैं।
और जब राणा को यहाँ लाया गया उसमें हमारे एनएसजी के कमांडोज भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस का एक स्वॉट ग्रुप है जो एंटी टेरर एक्टिविटीज़ के लिए ख़ास तौर से तैयार किया गया है, कमांडो यूनिट है, वो भी इसमें उनकी राणा को सुरक्षित यहाँ पर लेकर आया जाए, इसमें पूरी तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो आज डे 1 हुआ है, धीरे धीरे करके बहुत सी परतें उतरेंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं रितु कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राणा जो है वो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर रहा हुआ है। आपने बताया दर्शकों को कि डुअल सिटीजनशिप है उसके पास, लेकिन राणा एक डॉक्टर भी है और पाकिस्तानी फ़ौज से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो तमाम वो पैतरे जानता है और वो तमाम पैतरे आजमाएगा कि किसी तरह इन्वेस्टिगेशन को डिली डेले करा जाए, और डिली डेलिंग टैक्टिक्स वो अपनाएगा। बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा कि वो पूरी तरह से तैयार है कि उससे क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के तरीके हो सकते हैं। साइको एनालिसिस इसमें शामिल है। मल्टीपल एजेंसीज अपने अपने तरीके से क्रॉस चेक करेंगी कि वो कहीं मिसलीड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि असली मकसद राणा को पकड़कर यहाँ लाना नहीं, बल्कि राणा से वो तमाम नाम उगलवाने हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम उगलवाने हैं। मीडिया पब्लिक डोमेन में है, LAT जिसमें लश्कर ए तैयबा का नाम है, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनका नाम इसमें है। इसके अलावा जो HUGI है वो उसका भी नाम, जिन दोनों ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भारत में बैन किया हुआ है 1967 का जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र एक लंबी पूछताछ होगी और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी नज़र और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की नज़र उन स्लीपर सेल्स में भी है जिन्होंने भारत में रहते हुए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया। बिल्कुल विशाल, कई पक्ष हैं इस पूरे मामले के, क्योंकि एक तरफ जब हम बात करते हैं 26/11 के पीड़ितों के परिवारों को एक इंसाफ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि कसाब के पकड़े जाने से ये साफ हो चुका है और तमाम और ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जिसमें साफ दिखता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने इस पूरे और पाकिस्तान की ISI ने इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया लश्कर के साथ मिलकर। इसके कई ऐसे सबूत है, कई डोजियर दिए गए, लेकिन कुछ बड़े सवाल और भी हैं विशाल। सवाल बड़े ये हैं, जब सदानंद वसंत दाते अब NIA के DG हैं, ऐसे में उस पूरे आतंकी हमले में ATS के हेमंत करकरे की हत्या होती है या गोली लगती है, इसके पीछे भी क्या किसी तरह की कोई साजिश है? ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हो सकता है इस समय NIA ढूंढे। तो क्या इन सब पे से भी इन तमाम सवालों के भी जवाब मिलेंगे? बिल्कुल ठीक कहा रितु आपने, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पर सपोर्ट ना मिला हो भारत के अंदर, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि कोई नाव में बैठकर आ गया, गेटवे ऑफ इंडिया से एंटर किया और सब लोगों पे गोलियां चला दी, 166 लोग मार दिए। लेकिन इतना आसानी से ये कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, जब आपने बात की कि किस तरह से हमारे पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्शन जो है उनको गोली मारी गई, तो ये जो स्लीपर सेल्स का काम है विद इन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई ATS में का लंबा एक्सपीरियंस है दाते साहब को। उसके अलावा भी और भी स्टेट्स ऐसे हैं जिन पर जहाँ पर नज़र रही होगी, ख़ास तौर से जो अंडर स्कैनर है वो महाराष्ट्र के अलावा गुजरात एक और स्टेट है, जॉइनिंग स्टेट है, जहाँ पर जिस पर NIA की नज़र होगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की नज़रें होंगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम वो स्लीपर सेल्स होंगे जिनकी मदद से इस पूरे काम को अंजाम दिया गया। और आपने एक इंसिडेंट बताया कि कैसे गोली लग गई और कहाँ से वो गोली आई। तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन कौन से लोग थे जिनको मदद कर रहे थे, और इसके अलावा बाहर से सिस्टम के अंदर, सरकार के अंदर उस वक्त की सरकार में कौन कौन लोग थे जिनके वजह से ये सब काम हुआ या जिनकी मदद से हुआ। ये तमाम जो चीज़ें हैं उस पर सरकार की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की दोनों की नज़रें हैं। इसलिए जो ये 16 साल बाद ये जो एक्स्ट्रेडिशन हुआ है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसलिए वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन कैमरा होगा, ऑन कैमरा होगा। इन कैमरा बंद कमरे में होता है, ऑन कैमरा उसका पूरा वीडियो डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसके बिना पर ये हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जिसमें NIA, रॉ और IB शामिल हैं, वो अपने ये जो भी इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको वेरीफाई करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और इसमें हम US के साथ भी अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पहले ही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ काम करते थे। 16 साल के बाद तहव्वुर राणा जो 26/11 आतंकी हमले का मुख्य गुनहगार है, उसे भारत लेके आना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी और मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत कही जा रही है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भी अब एनआईए ढूंढेगी अपने पूछताछ में। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी के लिए। तो